गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 12th क्लास की अपनी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत इस बुक को स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो हमारा मानव भूगोल की परिभाषाओं, प्रकृति और उसके विषय क्षेत्र के बारे में है। देखो बच्चों, हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था भूगोल के बारे में, लेकिन यहाँ पर हम मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरी बुक जो है हमारी मानव भूगोल पर केंद्रित है। भूगोल की दो मुख्य शाखाओं के बारे में हमने 11th में पढ़ा था, जो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल थी। ये चैप्टर मानव भूगोल की प्रकृति, उसके विषय क्षेत्र और उसकी विभिन्न विद्वानों ने जो उसकी परिभाषाएं दी हैं उससे संबंधित है। एनसीईआरटी की किताबों में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी होती हैं, तो हमें एक्स्ट्रा चीज़ों पर ध्यान ना देते हुए जितना मैं बताऊं सिर्फ उतना ही पढ़ें, ज़्यादा ना पढ़ें। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर लिख रहा है कि भूगोल समाकलनात्मक, आनुभाविक और व्यवहारिक है। यानी कि भूगोल में विभिन्न प्रकार के तत्वों का अध्ययन किया जाता है, विभिन्न चीज़ों पर जोर दिया गया है, क्योंकि भूगोल एक विस्तृत अध्ययन है। इसमें क्या होता है कि किसी भी घटना का स्थान और समय के संदर्भ में भौगोलिक ढंग से जो अध्ययन किया जाता है उसको इसमें सम्मिलित किया जाता है भूगोल में। ठीक है, भूगोल की पहुंच बहुत विस्तृत है और किसी भी घटना अथवा परिघटना का जो दिक् एवं काल के संदर्भ में परिवर्तित होता है उसका भौगोलिक ढंग से जो अध्ययन किया जाता है उसको हम भूगोल के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। भूगोल के दो प्रमुख घटक हम मान लेते हैं, या पृथ्वी के दो मुख्य घटक ले लेते हैं हम यहाँ पर। वो है प्रकृति और मनुष्य। प्रकृति और मनुष्य में बहुत घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि जब मनुष्य प्रकृति के साथ समायोजन स्थापित करता है तभी वो इस दुनिया में रह सकता है। अगर प्रकृति के साथ समायोजन नहीं होता है तो यहाँ पर जीना मुश्किल हो सकता है, हमारा नहीं जी सकते। किसी भी जीव को प्रकृति में रहने के लिए पर्यावरण के साथ समायोजन करना पड़ता है। देखो, हमने भौतिक भूगोल के बारे में 11th में पढ़ा था कि भौतिक भूगोल में क्या होता है, हम भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, जिसमें हमारी जलवायु है, अपवाह तंत्र है, मृदा है, इन सब चीज़ों का अध्ययन उसमें किया जाता है। और मानव भूगोल में हम किसका अध्ययन करते हैं, जितनी भी मानवीय जगत से संबंधित परिघटनाएं हैं, जो भी प्रकृति से मानव का जो संबंध है, उन सब चीज़ों का अध्ययन हम किस में करते हैं, मानव भूगोल में करते हैं। अब देखो, ये तो था यहाँ पर इतना ही काम की चीज़ें थी हमारी जो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। यहाँ से मैं तुमको बता देती हूँ कि हमें क्या क्या अपनी कॉपी में नोट करना है। यहाँ से हम नोट करेंगे कि भूगोल समाकलनात्मक, आनुभाविक एवं व्यवहारिक है, अतः भूगोल की पहुंच विस्तृत है और किसी भी घटना अथवा परिघटना का जो दिक् एवं काल के संदर्भ में परिवर्तित होता है उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। नोट्स बनाते वक्त हमेशा पॉइंट में बनाएं, इस पूरी लाइन को अपने पॉइंट में ही लिखें। उसके बाद अगली लाइन में हम लिखेंगे पृथ्वी के दो प्रमुख घटक हैं, प्रकृति जिसमें भौतिक पर्यावरण है हमारा, और जीवन जिसमें हम मनुष्य को भी सम्मिलित करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा ये हुआ। थर्ड पॉइंट, भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है और मानव भूगोल में भौतिक एवं मानवीय जगत के बीच जो संबंध है, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण है और उनके घटित होने के कारण और विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हमारे बन गए हैं। इन 3 पॉइंट को हम कॉपी में नोट करेंगे। देखो, एक चीज और है यहाँ पर कि भूगोल का मुख्य सरोकार है पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना। पृथ्वी क्या है, मानव का घर है, मानव यहाँ पर रहता है और प्रकृति के सभी चीजों का उपयोग मनुष्य करता है, तो और उन सभी तत्वों का अध्ययन भी करता है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। ठीक है, यहाँ पर हम ये भी लिखेंगे कि पृथ्वी को मनुष्य का घर माना गया है और उन्हीं सभी तत्वों का अध्ययन मानव करता है जिन सारे तत्वों ने मानव को पोषित किया है। अतः प्रकृति और मानव के जो अध्ययन पर बल दिया गया है वो किस में दिया गया है, मानव भूगोल में दिया गया है। कुल मिलाकर बात ये है कि मानव और प्रकृति के संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है, मानव भूगोल में किया जाता है। इस तरीके से 4 पॉइंट हमारे बन गए हैं
चारों पॉइंट हमें पॉइंटों में ही हमारे नोट्स बनाने हैं। इस पेज पे से सिर्फ 4 पॉइंट हमारे काम के हैं, सिर्फ उन्हें ही अपनी कॉपी में लिखें और उन्हें ही अच्छे से पढ़ें। देखो बच्चों, यहाँ पर है कि हम सामान्यतः पृथ्वी के रूप, तूफान की आंख, नदी के मुख, हिमनदी की ग्रोथ यानी नासिका, जलडमरू मध्य की ग्रीवा, मृदा की परिच्छेदिका का वर्णन करते हैं। कुछ थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा हो तो हमने पढ़ा था चक्रवात की आंख। चक्रवात की आंख के बारे में हमने 11th में पढ़ा है। इसके अलावा मृदा की परिच्छेदिका के बारे में भी हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार प्रदेशों, गांवों, नगरों का वर्णन जीवों के रूप में किया जाता है। जीवित जीव का एक सिद्धांत दिया था, एक भूगोलवेत्ता हुए थे जर्मनी के, उन्होंने जीवित जीव का एक सिद्धांत दिया था। फ्रेडरिक रेडजेल भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने जीवित जीव का सिद्धांत दिया था, लिविंग स्पेस। ठीक है, इसे तुम एक पॉइंट में लिखोगे, जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य या देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। ठीक है, सड़कों, रेल मार्गों और जलमार्गों के जाल को प्राय परिसंचरण की धमनियों के रूप में वर्णन किया जाता है। सारे सड़कें, रेल मार्ग हम नक्शे में देखते हैं तो वहां पर एक जाल के रूप में हमें दिखता है। जिस तरीके से हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है, उसी प्रकार से ये सारा जाल फैला रहता है नक्शे में भी, यानी कि परिसंचरण की धमनियों के रूप में एक तरह से। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मनुष्य का प्रकृति के साथ इतना घनिष्ठ संबंध है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या प्रकृति को मनुष्य से अलग कर सकते हैं? लेकिन नहीं कर सकते। यहाँ इसका जवाब है कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य प्रकृति के साथ इतनी घनिष्ठता से, इतनी जटिलता से जुड़ा हुआ है कि उसे प्रकृति से अलग नहीं किया जा सकता। तो ये तो कुछ थी बातें नॉर्मल बेसिक जो हमारे थी मानव भूगोल के बारे में। अब हम विभिन्न भूगोलवेत्ता जो हुए हैं उनसे संबंधित परिभाषाएं यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले एक चीज मैं बता देती हूँ जिसका जिक्र यहाँ पर नहीं हुआ है। तो मानव भूगोल का जो उद्भव हुआ था या प्रादुर्भाव कहें या विकास कहें हम, वो माना जाता है 18वीं शताब्दी से। इसमें मेंशन नहीं है वो चीज, तो तुम कहीं पर भी अपनी कॉपी में या बुक में इधर साइड में लिख लें कि मानव भूगोल का उद्भव हुआ है 18वीं सदी में। ठीक है, 18वीं शताब्दी में मानव भूगोल का उद्भव हुआ। अब देखो, हम परिभाषाओं पर आते हैं। तो परिभाषाएं लिखने के भी अपने तरीके होते हैं कि हम परिभाषाएं कैसे लिखें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेडजेल, जो मानव भूगोल के जिन्हें संस्थापक कहा जाता है वो रेडजेल थे हमारे। तो रेडजेल ने एक परिभाषा दी थी, तो हम उसे लिखेंगे। ये जर्मन भूगोलवेत्ता थे और मानव भूगोल के जन्मदाता भी इन्हें कहा जाता है। यहाँ तुम लिख सकते हो मानव भूगोल के जन्मदाता रेडजेल। इनका पूरा नाम फ्रेडरिक रेडजेल था। परिभाषा लिखते समय इस तरीके से लिखा जाता है, रेडजेल के अनुसार, फिर डैश करके इन्वर्टेड कोमास में, जैसे यहाँ स्टार्ट है। ठीक है, हम लिखेंगे मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी कि मानव का जो समाज है और धरातल, उसके साथ मानव का जो आपस में संबंध है, उसका अध्ययन हम किस में करते हैं? मानव भूगोल में करते हैं। ये थी हमारी रेडजेल के अनुसार परिभाषा। रेडजेल की ही एक शिष्या हुई थी कुमारी एलन सैम्पुल, या एलन सी सैम्पुल इनको कहा जाता है, या कई जगह सैम्पुल भी खाली लिखा जाता है, कुमारी सैम्पुल भी कई जगह लिखा जाता है, सब इन्हीं के नाम है। ठीक है, तो ये हुई थी रेडजेल की शिष्या थी, अमेरिका की भूगोलवेत्ता थी। इन्होंने भी एक परिभाषा दी है। इन्होंने परिभाषा दी थी भूगोल की कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इसी परिभाषा को एक अलग लैंग्वेज में भी हम लिखते हैं कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। पिछले साल जो हमारी किताबें थी उनमें यही परिभाषा दी गई थी और ये काफी सही लगी मुझे। इससे अच्छी वो परिभाषा लगी, मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। हर जगह परिभाषाएं थोड़ा थोड़ा सा अलग हैं, लेकिन सभी जगह एक ही बात हो रही है कि मानव के धरातल और मानव समाज और धरातल, यानी मानव और प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन किसमें किया जा रहा है? मानव भूगोल में किया जा रहा है। अगले एक भूगोलवेत्ता हुए हैं विडॉल डी लाप्लाश, पॉल विडॉल डी लाप्लाश। ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हुए थे
और इन्होंने भूगोल में एक सिद्धांत भी दिया था। सिद्धांतों के बारे में बात हम अलग से करेंगे। एक संभववाद का एक सिद्धांत था जो इन्होंने दिया था। इन्होंने क्या परिभाषा दी है भूगोल की, तो इन्होंने कहा है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न जो संकल्पना है वही क्या है, मानव भूगोल है। इस तरीके से 3 भूगोलवेत्ताओं की परिभाषा हमने यहाँ पर पढ़ी है, रेटजेल, एलन सैम्पुल, इसके अलावा विडॉल डीला ब्लाश। रेटजेल जर्मन भूगोलवेत्ता थे, यहाँ पर लिख लेना क्योंकि पहले की बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है भूगोलवेत्ताओं के नाम, जैसे जर्मनी भूगोलवेत्ताओं के किन्हीं 2 जर्मन भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखिए, 2 अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं के, इस तरीके से। तो यहाँ पर तुम मेंशन कर लेना कि ये जर्मन भूगोलवेत्ता थे, एलन सैम्पुल अमेरिका की थी और रेटजेल की शिष्या थी ये एलन सैम्पुल, और ये फ्रांस के भूगोलवेत्ता थे। बच्चों आज हम सिर्फ परिभाषाएं ही पढ़ेंगे। इन परिभाषाओं को भी अपनी कॉपी में नोट करें, और नोट करने का तरीका मैंने बताया है कि रेटजेल के अनुसार डैश करके फिर इन्वर्टेड कोमास में परिभाषा लिखें। परिभाषा किस तरीके से लिखी जाती है इसका भी बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। तो यहीं पर आज मैं अपनी क्लास को खत्म करती हूँ। अगली क्लास में हम मानव भूगोल की प्रकृति और उसके विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने अगर किताबें नहीं ली हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मार्केट में नहीं आई हैं किताबें तो आप पिछले साल वाली जो आरबीएससी की किताब थी उसका यूज़ भी कर सकते हो, क्योंकि ये किताबें लगभग सेम है। वैसे एनसीईआरटी सिलेबस चलेगा लेकिन तुम उसका यूज़ कर सकते हो अभी हाल फिलहाल के लिए। ओके, थैंक यू।